हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंसस और सैम्पल मेथड एक्चुअली है क्या, राइट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सैम्पल मेथड जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सैम्पल निकालते हैं, राइट। ये पढ़ा है हमने, सैम्पल निकाल लेते हैं पूरे पॉपुलेशन में से। अब सैम्पल हम ऐसे ही नहीं निकाल लेते, उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। तो वो मेथड्स इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो टोटल 6 सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कैसे याद करोगे, बस नाम फटाफट से याद कर लेना, सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की, तो आपके क्या है 6 मेथड्स हैं। सबसे पहला आपके पास आता है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। तीसरा आपके पास आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। चौथा आपके पास आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिफ्थ आता है कोटा सैम्पलिंग। और लास्ट यानी कि 6th आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये 6 सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं और इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 2 मेथड्स की, दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। रैंडम मतलब समझ में आ रहा होगा नाम से, रैंडम मतलब क्या होता है कि रैंडम मतलब ऐसे ही बिना किसी खास पर्पस के या आप कह लो मुद्दे के आप किसी को भी उठा लो, ठीक है, वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। जैसे अगर मैं आपको 5 चिट्स दूँ, मैं आपसे कहूँ कोई सी भी रैंडमली इसमें से एक उठा लो, तो आप कोई सी भी उठा लोगे ना, आपको नहीं पता कि इन 5 में क्या है या इन 5 में से किसको उठाना ज़रूरी है किसको नहीं, तो वो होता है एक तरह से रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या चीज़ है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। कुल मिलाकर के जितने भी आइटम्स हैं यूनिवर्स में, मान लो आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आपकी प्रिंसिपल मैम ने आपकी क्लास टीचर को बोला कि कुछ ही किन्हीं 10 बच्चों को ले आओ, 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को ले आओ, ठीक, मतलब अब जो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपकी क्लास टीचर ने क्या किया, कोई भी रैंडमली आंख बंद करके या कुछ भी बिना सोचे समझे 10 बच्चों को उठा लिया, 10 बच्चों को बोल दो तुम ऐसे ऐसे बाहर आ जाओ कोई भी, तो वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है, हर आइटम के पूरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स कितना हो गया 40 स्टूडेंट्स का, उसमें से सैम्पल कितना हो गया, सैम्पल साइज़ 10 स्टूडेंट्स। तो वो जो सारे आइटम्स है, टोटल यूनिवर्स के आइटम्स है 40, उन सब के बराबर चांसेस होंगे कि नहीं सैम्पल में सेलेक्ट होने के। कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता कौन से 10 बच्चे सेलेक्ट करने, पर कोई से भी हो सकते हैं, यानी कि सबके इक्वल चांसेस हैं, सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की सैम्पल में। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो सैम्पल का सिलेक्शन है वो इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल के बाहर होता है। इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता कि उसको क्या लोगों को किसको सेलेक्ट करना है, वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है, टीचर ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया एंड इज़ लेफ्ट इंटायरली टू द चांस फैक्टर्स। और जो सिलेक्शन है वो इंटायरली छोड़ दिया जाता है चांस फैक्टर्स पे, जिसका चांस बना वो आ जाएगा। हम चिट्ठियाँ, मतलब वो जो गेम नहीं खेलते जिसमें चिट चिटानी होती हैं, तो हम कैसे करते हैं सिलेक्शन, मतलब सैम्पल का जो सिलेक्शन है वो हम कैसे करते हैं, हमने बस एक चिट उठा ली रैंडमली कोई सी भी, ठीक है। उसमें क्या है, हम हमारे कंट्रोल के बाहर होती है चीज़, एक तो कि हमको कौन सा उठाना है, और साथ ही साथ सारी चीज़ें चांस फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं, किसका कौन सी चिट का चांस आएगा बाहर आने का, वो सारा कुछ चांस पे डिपेंड करता है, यानी कि सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब एक ये भी पॉइंट है कि ये वाला मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो आइटम्स है ना वो होमोजीनियस हो या फिर आइडेंटिकल हो, जिससे कि क्या होगा, अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे, मान लो स्टूडेंट्स जो हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, 20 बिल्कुल ही पुअर हैं, बिल्कुल ही गधे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टीचर थोड़ा सा बायस हो सकता है कि नहीं मैं इंटेलिजेंट वालों को ले जाऊँ, या फिर कोई टीचर ये ऐसे सोच सकता है कि मैं पुअर वालों को ले जाऊँ।
तो नहीं, ये इसमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि सारे ही आइटम्स आइडेंटिकल हैं, होमोजेनस हैं, सबके इक्वल चांसेस हैं, इन्वेस्टिगेटर का कोई कंट्रोल नहीं है सिलेक्शन पे। और किस पर होता है जो आपका सिलेक्शन है, चांस फैक्टर्स पर। ये 4-5 पॉइंट्स याद रखना है सिंपली। अब बात आती है इसके मेरिट्स की। मेरिट्स में जब हम पहुँचेंगे, सबसे पहला कि ये पर्सनल बायस से टोटली फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का तो कोई रोल ही नहीं है, चांस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो इन्वेस्टिगेटर का कोई बायसनेस शो करने का कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, बायसनेस से टोटली फ्री है, इम्पार्शियल है, कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता, इकोनॉमिकल है, मतलब कम कॉस्ट कम टाइम में हो जाता है आराम से, फटाफट से थोड़ा सा रैंडम सैम्पलिंग कर लो, ठीक है, किसी को भी उठा लो, ज़्यादा आपको कोई टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑब्वियसली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी आइटम, जो मैंने अभी बताया, हर किसी आइटम के सिलेक्ट होने की सैम्पल में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब बात आती है इसके डीमेरिट्स की। पहला डीमेरिट है कि डज नॉट गारंटी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। मान लो मैंने वो जो 10 बच्चे उठाए, 40 में से 10 रैंडमली 10 बच्चे जो सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है वो उस पूरे यूनिवर्स का, यानी कि आपकी पूरी क्लास का 40 बच्चों का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ना हो। ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तो एवं ही कोई भी उठा लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, हमने कुछ सोच समझ के सिलेक्शन नहीं किया सैंपल का, हमने तो ऐसे ही उठा लिए बच्चे 10। अब हो सकता है वो 10 बच्चे प्रॉपरली रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हो, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। डज़ नॉट गिव वेटेज टू इम्पॉर्टेंट आइटम्स। कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स भी होते हैं हमारे सैंपल में जो कि रखने ही होते हैं हमको, ठीक है, यूनिवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो हमें सैंपल में रखने ही हैं। तो हो सकता है हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हमसे छूट जाएं। तो रैंडम सैम्पलिंग का एक ये भी नुकसान है, पहला तो कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करे यूनिवर्स का। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को कंसिडर कर ले या सैम्पलिंग में ले ले, ठीक है। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। रैंडम सैम्पलिंग बहुत सिंपल है। बात आती है पर्पजिव सैम्पलिंग, ये थोड़ा सा इसका उल्टा है। पर्पजिव मतलब रैंडम तो मतलब देखो ऐसे ही कर लिया हमने बिना सोचे समझे। पर्पस क्या होता है, किसी चीज़ का आप कह लो पर्पस क्या है, कारण क्या है, आपका मोटो क्या है, किसी ऑब्जेक्टिव से अगर हम कर रहे हैं, हमारा ये काम करने का ये पर्पस है, ठीक है, आपके पढ़ने का, आप जो पढ़ रहे हो आपका पर्पस क्या, आपको 11th क्लास पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। पर्पस मतलब आप जब कोई चीज़ जान करके कर रहे हो, इसमें हमने ऐसे ही कर लिया था रैंडमली कुछ भी, पर्पस से कर रहे हो तो इसका एक और नाम होता है डेलिबरेट सैम्पलिंग। डेलिबरेटली करना कोई चीज़, पर्पसिवली करना मतलब जान करके करना। तो यहाँ पे आप जान करके यानी कि आप सोच समझ के सैम्पलिंग करोगे, इसकी तरह ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी उठा लिया रैंडमली, ठीक है। तो पर्पस सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्पसिव सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स अ चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स। कुल मिलाकर के इन्वेस्टिगेटर खुद से चूज़ करेगा उन 40 बच्चों में से कि मुझे कौन से 10 बच्चे उठाने हैं, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो सारे इंटेलिजेंट हो, या फिर वो सबका थोड़ा थोड़ा मिक्स हो, ठीक। विच आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिम। वो सारे आइटम्स उठाएगा सैम्पल के लिए जो उसको लगता है कि ये आइटम्स बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने यूनिवर्स का। तो वो उन 10 बच्चों को उठाएगा जिनको वो सोचता होगा कि ये मेरे पूरे 40 बच्चों की क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम वो काम अब जान करके कर रहे हैं, हम सोच समझ कर उन 10 बच्चों को चुनेंगे। इसमें हमने ऐसे ही चुन लिए थे, ओके। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स इज़ नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स। इसमें क्या था, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज़ लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स ओनली। यहाँ पे चांस फैक्टर्स पे नहीं छोड़ते हम जान करके हम डेलिबरेटली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ सूटेबल व्हेन सम ऑफ द आइटम्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो देखो इसमें क्या था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगर आइटम्स हैं कुछ या फिर स्पेशल आइटम्स हैं कुछ, उनको वेटेज नहीं मिलता, उनको इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती, हो सकता है वो छूट जाए। पर ये कब सूटेबल है, जब अगर आपके यूनिवर्स में कुछ स्पेशल आइटम्स हैं और आप चाहते हो कि उनको सेलेक्ट करो। तो वो कैसे सेलेक्ट करोगे, जब आप खुद से सिलेक्शन कर रहे हो। खुद से कैसे करते हैं हम, पर्पसिव सैम्पलिंग में। तो ये कब सूटेबल है, जब आपको पता है आपके यूनिवर्स में कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस वाले आइटम्स हैं और आप चाहते हो कि उनका सिलेक्शन हो सैम्पलिंग में, उनको भी आप यूज़ करो सैम्पलिंग में, तब आप ये वाला सैम्पलिंग मेथड यूज़ करोगे, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द आइटम्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। कुल मिलाकर के ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसमें हम स्पेशल इंपॉर्टेंस वाले आइटम्स को अलाउ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग में। इसमें हम नहीं कर सकते थे, हो सकता है इसमें छूट जाते, ठीक।
डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स मैंने बताया, यानी कि पर्पसिव सिलेक्शन हो रहा है, हम जान करके, हम सोच समझ करके, पता करके सारी चीज़ें तब सेलेक्ट कर रहे हैं आइटम्स को। सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन, ये भी सिंपल टेक्निक है, इसमें ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग ही तो दौड़ाना है कि ये वाला आइटम ले या नहीं, ये वाला आइटम ले या नहीं, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत है नहीं। डीमेरिट्स क्या है? अब देखो, डीमेरिट्स तो सबके ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छा हो रहा है तो उसमें कुछ इसके नुकसान नहीं होंगे। डीमेरिट्स इसके भी हैं, क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे देखो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे हम जान करके करते हैं। मान लो हो सकता है किसी टीचर की, एक बच्चा इंटेलिजेंट तो है, पर उस इंटेलिजेंट बच्चे से उस टीचर की थोड़ी सी दुश्मनी है या कहा सुनी रहती है, तो वो उसको नहीं करेगा ना सिलेक्ट, यानी कि वो बायसनेस शो करेगा, वो पार्शियल होगा उसकी तरफ। तो यहाँ पर पर्सनल बायस की या पार्शियलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं। और क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम है, इसीलिए जो अक्सर रिजल्ट्स होते हैं वो लेस रिलायबल या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो किसी चीज़ के लिए बायस हो, आपने कोई चीज़ किसी चीज़ में पार्शियलिटी शो करी है, तो क्या होगा, वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो लेस रिलायबल होंगे, लेस क्रेडिबल होंगे। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट 2 जो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड्स पर। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। तो देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हम मिक्स्ड सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। मिक्स्ड सैम्पलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो अभी हमने 2 इससे पहले मेथड्स पढ़े थे ना, वो दोनों को मिक्स करके ये मेथड बनता है। इससे पहले हमने पढ़ा था रैंडम सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। तो ये दोनों ही सैम्पलिंग मेथड्स जो है, रैंडम और पर्पसिव, उन दोनों का यूज़ इस वाले में होता है, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं। कैसे यूज़ होता है देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सबसे पहले तो स्ट्रेटिफाइड ये जो वर्ड है, वर्ड पकड़ लो, रैंडम से था, रैंडमली सेलेक्ट करना है, पर्पसिव से था, पर्पस किसी डेलिबरेटली हमको सेलेक्ट करना है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि हमको अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड कर देना है। स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स। तो सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फिर हर ग्रुप में से थोड़ा सैम्पल ले लो, वो हो जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटाज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। हम ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब हर ग्रुप के जैसे हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो उनको उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपके मतलब हम अगर मानो हमारी कंट्री की बात करें, ठीक है, हमारी कंट्री में से हम कुछ स्टेट्स ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए कि राजस्थानी बोलने वाले लोग इधर आएंगे, गुजराती बोलने वाले लोग इधर, हिंदी बोलने वाले लोग इधर, तमिल बोलने वाले लोग इधर, मतलब सबके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो हर किसी की हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन में से हमने थोड़ा अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए, स्ट्रेटाज फॉर्म कर दिए। उसमें क्या करेंगे, अब हर ग्रुप में से, हर स्ट्रेटा में से थोड़ा सैम्पल ले लेंगे और पूरा हमारा एक सैम्पल बन जाएगा। सिंपल हमको इतना सा काम करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पॉपुलेशन डिवाइड करनी है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप या फिर ईच स्ट्रेटा सो दैट द इंटायर पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड। अब मान लो हमारे पास पॉपुलेशन ही इतनी है जिसमें सिर्फ 4 तरह के लोग हैं, 4 लैंग्वेजेस बोलने वाले, तमिल, हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ये हमारी पॉपुलेशन है। हमने अब इनके बेसिस पे 4 ग्रुप्स बना दिए। अब हम इनमें से थोड़े जब सैंपल ले लेंगे तो वो जो सैंपल बनेगा वो सब पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, क्योंकि उस सैंपल में कुछ राजस्थानी वाले भी होंगे, कुछ गुजराती, कुछ हिंदी, कुछ तमिल वाले भी होंगे। तो हमारी पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो गई अच्छे से। तो ये मकसद होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। इसे हम क्या करते हैं, मिक्स्ड सैम्पलिंग के भी नाम से जानते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसमें दोनों मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, रैंडम और पर्पसिव। कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जब हम डिवीज़न करते हैं, हमने अलग अलग ग्रुप्स जब बनाए थे राजस्थानी बोलने वालों के, गुजराती के, हिंदी के और तमिल के, तो वो हमने कैसे किया था, पर्पसिवली। हमें पता था हमारा पर्पस क्या है, ग्रुप्स में डिवाइड करना, राइट। अब पर हमने जब सिलेक्शन किया आइटम्स का, तो वो हमने रैंडमली कर लिया कि राजस्थानी वाला जो ग्रुप है 10 लोगों का, उसमें से कोई भी आ जाओ 2-3, फिर जो गुजराती वाले हैं उसमें से भी कोई भी 2-3 आ जाओ। तो वो हमने रैंडमली किया है। हम उन 2-3 लोगों को पर्पसिवली पकड़ के नहीं ला रहे कि तुम ही 2-3 लोग आओ गुजराती वाले ग्रुप में से, नहीं, वो हम रैंडमली कर रहे हैं। पर पर्पसिवली हमने ग्रुप डिवाइड किए थे कि राजस्थानी वाले ये ग्रुप, गुजराती वाले ये ग्रुप, ठीक है। मतलब पर्पसिवली क्या था, डेलिबरेटली।
तो इसीलिए दोनों ही आइटम्स दोनों ही जो मेथड्स है उनका यूज़ इस वाले मेथड में होता है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड मेथड या फिर मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात आती है इसके मेरिट्स की। सबसे बढ़िया मेरिट है इसका कि इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए ना, तो ये पहला मेरिट हो गया इसका। कंपैरेटिव एनालिसिस इसके थ्रू पॉसिबल है। अब आपने क्या किया, जो सैम्पल बनाया आप उस सैम्पल के थ्रू स्टडी करोगे, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी हो जाएगी, ये वो पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो ना कि गुजराती बोलने वाले लोग ऐसे हैं इन कंपैरिजन टू राजस्थानी, तमिल बोलने वाले लोग ऐसे हैं इन कंपैरिजन टू हिंदी। तो मतलब आप एक कंपैरेटिव आउटलुक आपको मिल सकता है इस वाले केस में, इस वाले मेथड के थ्रू। फिर है रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ऑब्वियसली आपने सारा काम सिस्टमैटिकली एकदम बढ़िया से किया है। सिलेक्शन, अगर आइटम्स का सिलेक्शन की बात हो या फिर ग्रुप्स के डिवीजन की बात हो, तो सब कुछ बढ़िया से हुआ है। तो कुल मिला के इसमें रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं बोलूँगी, रिलायबल और आपके मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट कि इसमें ना आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जितने भी आपके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना उनकी, तभी जा कर के आप, अब मान लो आपको पता ही नहीं है, कोई इंसान आपको मान लो तमिल बोल रहा है, आपको पता ही नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, अब आप सोचोगे कि तमिल है या राजस्थानी है या गुजराती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसको किस ग्रुप में डालो, नहीं पता चलेगा ना। तो यानी कि कुल मिला के आपको जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये इसका एक डीमेरिट है, ठीक है, और इसीलिए इसका लिमिटेड स्कोप होता है। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें पर्सनल बायस के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। पर्सनल बायस के चांसेस कहाँ हो सकते हैं, जब हम ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं तो हम पर्पजली करते हैं। पर्पजल मेथड में पर्सनल बायस के चांसेस होते हैं, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था। तो यानी कि इसमें पर्सनल बायस के थोड़े से चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, इट रिक्वायर्स लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये मेथड वहीं लागू हो सकता है जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। अब मान लो 5 ही आपका पॉपुलेशन का साइज़ है, आपकी पॉपुलेशन में सिर्फ 5 लोग हैं, तो आप कितने ही कैसे ग्रुप्स बना लोगे? ग्रुप्स कैसे बनेंगे? ग्रुप्स में कुछ तो लोग होने चाहिए ना, कुछ ज़्यादा आइटम्स तो होने चाहिए ना। तो ग्रुप डिवाइड करने के लिए पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तभी वहाँ पर ही ये वाला जो मेथड है ये पॉसिबल है। स्मॉल साइज़ वाले पॉपुलेशन में ये वाला मेथड पॉसिबल नहीं है। ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। अब सिस्टमैटिक देखो ये भी नाम से समझ आ रहा है, यानी कि हमको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे कि आपकी अटेंडेंस होती है, आपकी क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, या तो रोल नंबर वाइज होती होगी, है ना, या फिर आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखे होंगे मैम के रजिस्टर में, टीचर के रजिस्टर में, उस हिसाब से होती है। मतलब एक सिस्टम फॉलो करते हैं ना वो लोग। ऐसा तो नहीं ना किसी का भी मन मुँह उठा करके बोल दिया प्रेजेंट मैम, मैं भी प्रेजेंट हूँ, तू भी प्रेजेंट है, ऐसे तो नहीं करते। तो यहाँ भी क्या करना है, अपने को एक सिस्टम फॉलो करना है। यहाँ पर क्या होता है, आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर अरेंज्ड न्यूमेरिकली, अल्फ़ाबेटिकली और ज्योग्राफिकली। यानी कि हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स हैं, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन्हें या तो न्यूमेरिकली यानी कि उनके रोल नंबर के हिसाब से मान लो, अल्फ़ाबेटिकली यानी कि उनका फर्स्ट लेटर जो है नाम का उस हिसाब से मान लो, ज्योग्राफिकली यानी कि उनका जो लोकेशन है उस हिसाब से अरेंज कर दो। फिर क्या करेंगे, एंड देन एवरी nth आइटम, कौन सा आइटम, nth आइटम इज सेलेक्टेड फॉर द सैम्पल। हर कोई nth आइटम मतलब हर चौथा, हर दूसरा, हर 5वां आइटम सेलेक्ट कर लो। जैसे 50 बच्चे हैं, ओपन 50 बच्चों को आप क्या करो, आपकी क्लास में 50 बच्चे, आपने सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया उनके नाम के अकॉर्डिंग। अब आप हर, मान लो आप चाहते हो कि हर 6वां बच्चा सेलेक्ट कर लें हम सैम्पल के लिए, तो वो हर 6वां बच्चा आ जाएगा। पहला बच्चा आया, उसके बाद फिर हर 6वां, फिर उसके बाद हर 6वां, ऐसे करके आप क्या करोगे, सैम्पलिंग अपनी कर लोगे। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, यानी कि हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हमें कैसे अरेंज करना है, या तो अल्फ़ाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली या फिर ज्योग्राफिकली, उन सबको इकट्ठा लाइन में लगा करके आप nth आइटम, एवरी nth आइटम को सिलेक्ट कर लो फॉर सैम्पलिंग। दिस इज़ कॉल्ड अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली किसी को भी तो सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, पर थोड़ा एक सिस्टम फॉलो कर लिया है। हम हर nth आइटम को निकालेंगे फॉर सैम्पल। तो ये एक काइंड ऑफ शॉर्टकट है फॉर रैंडम सैम्पलिंग। अब बात आती है इसके मेरिट्स की, तो बहुत सही मेरिट्स हैं इसके। सिंपल मेथड है और इसमें पर्सनल बायस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती, हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इज़ देयर, और साथ ही साथ बड़ा ही सिंपल मेथड है, ठीक है, बस अरेंज करो, nth आइटम को निकालते जाओ। डीमेरिट्स क्या है, एवरी आइटम डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड।
अब ये तो पॉइंट है ना कि हर आइटम को, जैसे रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, रैंडमली हम जब सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें तो क्या था कि हर आइटम के इक्वल चांसेस हैं कि ये भी सिलेक्ट हो सकता है, ये भी सिलेक्ट हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब हमने सेलेक्ट, यहाँ पे देखो ऐसे लाइन में लगा लिए बहुत सारे आइटम्स, ठीक है, ये आइटम्स हैं सारे। अब हमें क्या करना है, हर तीसरा आइटम निकालना है, हर तीसरा आइटम निकालना है। तो पहला तो आएगा ही, इसका तो सिलेक्शन तय है, ठीक है, इसका तो सिलेक्शन के चांसेस हैं ही। अब इसके बाद हर तीसरा 1 2 3 यानी कि ये वाला आएगा, तो इन दोनों के तो कोई चांसेस ही नहीं है, हमें पता है ये दोनों को तो आना ही नहीं है। फिर हमको पता है इन दोनों को आना ही नहीं है, इसके चांसेस हैं। फिर इन दोनों को आना नहीं है, इसके चांसेस हैं। फिर इन दोनों को आना नहीं है, इसके बाद वाले के चांसेस हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हर आइटम के इक्वल चांसेस नहीं हैं। कुछ ही आइटम्स हैं जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप कह लो कि पर्पसिव वाला भी मिक्स्ड सा है, पर नहीं, ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड कौन सा है, सिर्फ स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो ये आपके 2 और मेथड्स हो गए। अब इसके बाद हमारे लास्ट 2 मेथड्स बचते हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अभी बोर्ड पे क्यों नहीं लिखा है कुछ, क्योंकि ये वाले जो 2 मेथड्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट हैं। इसमें बोर्ड पे लिखने का कुछ था ही नहीं, आप ऐसे ही समझ जाओगे। सबसे पहले आपका आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब समझ आता है, कोटा मतलब एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हमारा क्या कहते हैं, हम कॉलेज वगैरह में कहीं एडमिशन लेते हैं तो होता है ना कि इतना % कोटा एससी लोगों के लिए, इतना % कोटा विमेन के लिए है, इतना % कोटा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, मतलब एक रिजर्वेशन काइंड ऑफ है। तो कोटा सैम्पलिंग में भी क्या होता है, पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है ना, जैसे हम 40 बच्चे आपकी क्लास में, ठीक है, अब आप क्या करोगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है, आपने अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। अब हर ग्रुप में कुछ बच्चों का कोटा फिक्स्ड होगा। अगर आपने 4 ग्रुप बनाए 10-10 बच्चों के, तो उन 4 ग्रुप्स में से हर ग्रुप में कोटा फिक्स होगा कि 10 बच्चों में से ये 4 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही, ठीक है। या फिर दूसरे ग्रुप में से इन 10 बच्चों में से ये 3 बच्चे तो सेलेक्ट होने ही हैं। यानी कि हर ग्रुप में एक कोटा, एक % फिक्स्ड होता है कि इनको तो हमें, इन आइटम्स को तो हमें सेलेक्ट करना ही है सैम्पल के लिए। तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, जिसमें ज़्यादा हाथ पाँव भी नहीं मारने, इसमें बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, सिंपलेस्ट है। और साथ ही साथ एक इसका डीमेरिट ये है कि इसमें पर्सनल बायस के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि कोटा हमने फ़िक्स कर दिया है। तो हम ऑब्वियसली उन लोगों को या फिर उन आइटम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो हम चाहते हैं कि इनको हम ले ही लें। तो यानी कि पर्सनल बायस इंक्लूड होता ही है, और जब पर्सनल बायस हो गया तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा लेस रिलायबल और लेस मीनिंगफुल निकलेंगे, या फिर क्रेडिबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। कोटा सैम्पलिंग बहुत ईजी था, ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नेक्स्ट और लास्ट इनफैक्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस समझ आ रहा है नाम, सबका फर्स्ट वर्ड हमेशा याद रखना है, उसका मतलब समझ लो। कन्वीनियंस मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी सैंपल सेलेक्ट कर लेगा, उसका जैसा मन करे, चाहे वो इन बच्चों को निकाले, चाहे वो उन बच्चों को निकाले, वो कैसे भी सिलेक्ट करे चिट्स के अकॉर्डिंग, या फिर कैसे भी, मतलब XYZ मेथड वो यूज़ करे, पर वो क्या करेगा अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। अगर उसका कुछ मन नहीं है, वो कहेगा कि भाई कोई भी 10 बच्चे उठ के आ जाओ, कोई भी आ जाएंगे ना, वो उन्हें ले जाएगा। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो उसको मैनर, जो उसको रास्ता समझ में आ रहा है, वो उस तरीके से सैम्पलिंग करेगा, उस तरीके से सैम्पल सेलेक्ट करेगा, या फिर आइटम सेलेक्ट करेगा सैम्पल्स के लिए। और ये वाला मेथड भी ऑब्वियसली सिंपल है, एक्सपेंसिव नहीं है, पर ऑफ कोर्स इसमें भी क्या है, आप कह लो कि रिजल्ट्स कुछ खास नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने एक सिस्टम फॉलो नहीं किया है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लिया है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स हमको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। और इसी के साथ आपके सारे ही 6 मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, रैंडम सैम्पलिंग, आपका पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, तीसरा हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड जिसे हम मिक्स्ड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, फिर हमने पढ़ा सिस्टमैटिक, फिर हमने पढ़ा कोटा, और एक आपका लास्ट कन्वीनियंस। तो ये 6 सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं, आपका सैम्पलिंग डेटा, उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है हमको, और हमको सेंसस और सैम्पल मेथड जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया उनका एक कंपैरिजन देखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़,
सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ के लिए मतलब अभी के लिए हम ये इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर सकें। एंड येस, दैट्स एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।